चलिए जी, स्वागत है आप लोगों का ऑडिट के एक और पॉडकास्ट में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के बारे में। एक बात पहले अपने माइंडसेट में डाल लीजिए कि ये रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स हैं, पॉडकास्ट की फॉर्म में आपने सुन सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। बट मैं चाहूँगा कि एक बार कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ के आएँ, तो आपको इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो बात करते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर के बारे में। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं ऑडिट में? आपको पता है ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर पहले रिस्क को असेस करता है। रिस्क को असेस करने के बाद जब वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या अदर ऑडिट प्रोसीजर्स पे आता है, तो वो वहाँ पे क्या करता है? वो वहाँ पे कंप्लायंस प्रोसीजर्स और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करता है। कंप्लायंस में टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है और सब्सटैंटिव में हम लोग बेसिकली क्या चेक करते हैं? हम लोग चेक करते हैं आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना? तो सबसे पहले ये समझिए कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स वो ऑडिट प्रोसीजर हैं जिससे हम लोग यानी ऑडिटर लोग डिटेक्ट करते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को। हाँ जी, डिटेक्ट करते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है आपको पता है। मटेरियल मतलब वो जो जजमेंट ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट डाल पाए, इकोनॉमिक डिसीजन पे इम्पैक्ट डाल पाए। मिसस्टेटमेंट वो जो होना चाहिए था एज पर AFRF और जो हुआ एक्चुअली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बुलाते हैं? इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बुलाते हैं मिस स्टेटमेंट। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर का काम है कि भाई साहब मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करना। ओके, और इस बात को आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि देखिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के बिना ऑडिट कंप्लीट ही नहीं होगा कभी भी। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के बिना ऑडिट कभी भी कंप्लीट ही नहीं होगा। क्यों कंप्लीट नहीं होगा? सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान से। इसलिए कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे 200 क्या बोलता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलते हैं हमारे? उय्या कासा याद है आपको? वो बोलता है कि देखो जी, आपने इस बात की रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिडल मिसस्टेटमेंट और नॉट। कनेक्ट कीजिए, सब्सटैंटिव प्रोसीजर वो प्रोसीजर है जिनसे हम पता लगाते हैं कि मिडल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। तो इसलिए एक बात दिमाग में डाल लीजिए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्या बिना सब्सटैंटिव प्रोसीजर के आप ऑडिट अपना कंप्लीट कर सकते हो, आंसर इज अ बिग नो। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब रेशियोज और ट्रेंड्स को चेक करना, अनयूजुअल फ्लक्चुएशन मिले तो उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना। याद रखिएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर आपके लिए ऑडिटिंग में 3 स्टेजेस में यूज हो सकते हैं। एक रिस्क असेसमेंट में, दूसरा टेस्ट ऑफ डिटेल में और तीसरा कंप्लीशन एंड रिव्यू के टाइम पे। आइए अब जरा बात करते हैं कि टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में फर्क क्या है। अगर किसी का हाल आप नब्ज देख के बता रहे हैं, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे हैं। और अगर आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं बैठ के, तो आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर्स एटसेट्रा की जो है असर्शंस चेक करते हैं। असर्शंस क्या हैं? वही रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज एम्बॉडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि हमारे अकाउंट बैलेंस की बात करूं तो ERCV, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर डिजाइन करे जाएंगे और कैसे आपको जो है सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सबसे पहली बात आपने जो याद रखनी है वो ये कि रोमम कितना भी कम हो जाए, बिना सब्सटैंटिव के हम काम नहीं चला सकते हैं। रोमम कितना भी कम हो जाए, बिना सब्सटैंटिव प्रोसीजर के हम लोग काम नहीं चला सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, यानी कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर होंगे ही होंगे। और इससे हमें ये भी पता चलता है, ये सब बातें जो हम कर रहे हैं ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आप बिल्कुल क्लिक कर पा रहे होंगे मेरे साथ। अदरवाइज आपको लगेगा भैया ये क्या हो रहा है, इतना तो हमें पता ही नहीं है। तो अगर आप ये बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एटसेट्रा, अगर आप CA कर चुके हैं या आप कहीं पे आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो thinkingbricks.in पे जाइए। और अगर आप लोग इंटरमीडिएट की क्लासेस लेना चाहते हैं तो edu91.org पे जाइए, पूरा डिस्क्रिप्शन आराम से पढ़िए। हम बहुत डिटेल में ऑडिट की पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में। एक एक वर्ड पे कभी कभी मैं 10-10, 20-20 मिनट लगा के चलता हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट पे तो आधा आधा, पौना पौना घंटा, कभी कभी एक एक घंटा भी लग जाता है। आइए देन मूविंग फर्दर, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि देखो जी, सब्सटैंटिव प्रोसीजर मिस कर नहीं सकते। अब क्यों, आपसे कोई पूछ ले क्यों नहीं मिस कर सकते? एक तो वो मिसस्टेटमेंट वाला कनेक्शन अपना है ही कि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था। दूसरा कनेक्शन आपने ध्यान रखना है कि भैया ऑडिटर सिर्फ रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि ऑडिटर की जो रिस्क असेसमेंट है वो जजमेंटल है। और ये जरूरी नहीं है कि ऑडिटर सारे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। एंड यस, ऑडिटर सिर्फ IC के बेसिस पे यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे भी ओपिनियन नहीं दे सकता। क्यों? अरे भैया, IC की अपनी खुद की इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। जैसे कि जैसे कि अब्यूज ऑफ अथॉरिटी बाय मैनेजमेंट।
कॉल्यूजन और रीजनेबल एश्योरेंस ही तो देता है। इंटरनल कंट्रोल ही पढ़ा हुआ है आपने में, सबने सबने पढ़ा हुआ होगा, बल्कि मेरे स्टूडेंट्स ने तो पढ़ाई है, आप सबने ही पढ़ा होगा। तो याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे ओपिनियन नहीं दे सकते, आईसी की चेकिंग के बेसिस पे हम ओपिनियन नहीं दे सकते, इरिस्पेक्टिव ऑफ के भाई रोमम का लेवल क्या था, आपको क्या करना है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने ही लगाने हैं। ओके, नाउ अब एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा ये शायद मैंने भी आपको बताया नहीं, सब्सटैंटिव में हाँ, 2 बातें होती हैं, बात हो गई थी अपनी, एक टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब ऑडिटर अपनी जजमेंट पे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ऑडिटर डिसाइड करता है कि क्या सिर्फ मैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से काम चला लूँ। जनरली स्पीकिंग अगर टीओसी बहुत बढ़िया हुआ, इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा निकला, तो ऑडिटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे काम चला सकता है, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से, एटलीस्ट थ्योरी में। मैंने इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्लास में बताया था। या मैं सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल्स करूं, या मैं दोनों का कॉम्बिनेशन लगाऊं। और आपको ये भी मैंने बताया था कि भाई साहब ज़्यादातर तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही जो है वो लगाया जाता है। सो ये भी आपने इस एंगल से ध्यान रखना है कि भाई ऑडिटर को ये भी डिसाइड करना होता है सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे कि सिर्फ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल, या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ डिटेल। ओके, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर की अगर बात करूं तो जनरली उन आइटम्स पे लगते हैं जो प्रिडिक्टेबल होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जिनमें कोई ना कोई ट्रेंड बन रहा हो, जिनको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल हम लोग ऐसे 520 के साथ पढ़ेंगे, जहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर हम काफ़ी डिटेल में पिक करने वाले हैं। ओके, चलिए अब और किस-किस का इम्पैक्ट आ सकता है ऑन डिजाइनिंग ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो डिजाइनिंग ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब आप AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन में से क्या यूज़ करने वाले हैं, कब यूज़ करने वाले हैं, इसमें से क्या-क्या यूज़ करने वाले हैं, कैसे यूज़ करने वाले हैं, डिजाइनिंग पे किस-किस का इम्पैक्ट आएगा। तो नेचर ऑफ रिस्क यानी कि रोमम कैसा है, और साथ में असर्शन कौन सी है। जैसे कि अगर आपको कंप्लीटनेस असर्शन चेक करनी है, तो आप लोगों को कुछ और जो है वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर डिज़ाइन करने हैं, लेकिन अगर एग्जिस्टेंस या अक्रेंस चेक करनी है, तो आपको कुछ और सब्सटैंटिव प्रोसीजर जो हैं वो डिज़ाइन करने हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ एग्जिस्टेंस चेक करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आइटम सेलेक्ट करेंगे और जाके हम लोग फिर उसका रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेंगे। और अगर कंप्लीटनेस चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक्चुअली में पहले आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। हम एक्चुअली पहले आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे और हम जाके देखेंगे कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है या नहीं। ओके, आई होप आप ये बातें समझ रहे हैं। और बाई चांस अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या हमारा जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर का एक्सटेंट है, जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर का तौर तरीका होगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर कौन से लगाने हैं, क्या वो रोमन पे भी डिपेंड करते हैं? आंसर इज़ येस, बिल्कुल रोमन पे भी डिपेंड करते हैं। और साथ-साथ में याद रखिएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे भी डिपेंड करते हैं। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल अनसैटिस्फैक्टरी है, हाँ जी, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? अनसैटिस्फैक्टरी है, तो एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर हम लोग क्या कर देंगे? इंक्रीज़ कर देंगे। याद रखिएगा अगर आपके इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर को इंक्रीज़ जो है वो करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो है वो करने पड़ेंगे। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि देखिए एक्सटेंट का वैसे जनरली मीनिंग क्या होता है? एक्सटेंट का मतलब होता है कि कितना बड़ा सैंपल साइज़ या कितना छोटा सैंपल साइज़ जो है वो सिलेक्ट करना है। लेकिन हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और एक बार और रिवाइज़ कराना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप सैंपल सिलेक्ट करें। आप और मटेरियलिटी के बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे भी किसी इंडिविजुअल आइटम को पिक कर सकते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर के लिए, बल्कि करना भी चाहिए। चलिए, अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्लोजिंग प्रोसेस होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्लोजिंग प्रोसेस होता है, उसको लेके सब्सटैंटिव प्रोसीजर कौन-कौन से लगाने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ, है ना? ये तो बहुत ज़रूरी है कि भई हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है या नहीं। और साथ-साथ में जो भी मटीरियल जर्नल एंट्रीज़ या एडजस्टमेंट्स हुई हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको भी जो है हम लोग चेक कर डालेंगे। ये 2 सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ज़रूरी हैं कब? एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग, एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग। जितने भी आप लोग सब्सटैंटिव प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग वाले या कोई भी, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं कि भाई एंटिटी का नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में, रोमम क्या है। ओके, एंड नीडलेस टू से अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट रिस्क, याद कीजिए ऐसे 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स हाँ इन्वायरमेंट। ओके, सो वहां पे ऐसे 315 बताया था, सिग्निफिकेंट रिस्क इज अ रिस्क दैट रिक्वायर्स स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन,
इनके बारे में एक बात और बता दूं कि सिग्निफिकेंट रिस्क तो बाय नेचर इनहेरेंट रिस्क होते हैं, जिनके अकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जिनमें मिसस्टेटमेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ओके, एग्जाम्पल फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, याद आ रही हैं सारी बातें, ऐसे आइटम्स जिसमें जजमेंट इन्वॉल्व है। ओके, एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं हमने इसके। अच्छा, नाउ नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि भाई सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या सिग्निफिकेंट रिस्क के केस में लगाने चाहिए? यस, यस, यस। कुछ भी हो जाए, आपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करने हैं। किसके केस में? सिग्निफिकेंट रिस्क के केस में। ओके? कम ऑन। तो आपने इस बात को समझना है, कोई आपसे पूछ ले, क्या हम लोग सिग्निफिकेंट रिस्क आइटम पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर स्किप कर सकते हैं? आंसर इज़ अ बिग नो। और जिस भी असर्शन में सिग्निफिकेंट रिस्क ऑडिटर को दिखा है, स्पेसिफिकली उसके रिस्पॉन्स में हम लोग सब्सटैंटिव प्रोसेस ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर डिज़ाइन करते हैं। ओके? एंड जहाँ तक प्रैक्टिकल उसकी बात है, तो भाई यहाँ पे सिर्फ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसेस से काम नहीं चल सकता। यहाँ पे आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करना चाहिए। ओके? लीजिए, तो ये एक शॉर्ट मैंने एक ऑडियो बनाने की कोशिश करी, आपको बेसिक सब्सटैंटिव प्रोसेस का समझा दिया मैंने। आईसीएआई की बुक में थोड़ा-सा इधर-उधर फैला हुआ होगा, बट डोंट वरी एट ऑल। मैंने आप लोगों को जो है ये बहुत ही शॉर्ट में कवर कराने की कोशिश करी है। आप इसे देख सकते हैं, मतलब इसे बार-बार सुन सकते हैं और अपने सब्सटैंटिव प्रोसेस के टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बात मैं और बता दूँ कि आईसीएआई बोलता है एसए 330 आपके कोर्स में नहीं है, बट ये सब कुछ हमने एसए 330 से ही पढ़ा है। लेट मी टेल यू, 315 में रिस्क को असेस करते हैं और 330 में रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्स ये वही है। ओके, चलिए जी। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।